इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, थ्रेड और न जाने क्या क्या, यही वो नाम हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी सोच और सांसें घूम रही हैं। उंगलियां इन्हीं पर ताबड़तोड़ दौड़ रही हैं। सोशल मीडिया के ये अलग अलग प्लेटफॉर्म अब लोगों के एंटरटेनमेंट के साथ साथ आय के साधन भी बन गए हैं, या यूं कह सकते हैं कि बदली हुई दुनिया में घर बैठे आपका दुनिया से जुड़ा रहना नामुमकिन कतई नहीं। लेकिन सावधान, बस यही बढ़ता हुआ दायरा आपको घर बैठे बिठाए मुसीबत में डाल देने के लिए काफी है। डिजिटल दौर की जिंदगी में बहुत कुछ बदला है। जीने का तरीका, जानने का तरीका, समय काटने का तरीका और संवाद का तरीका। इसी बदलाव की बयार में बह रही जिंदगी में अगर थोड़ी सी चूक हो जाए तो फिर वो मुसीबत का इनविटेशन कार्ड भी बन जाती है। थोड़ी सी चूक हो जाए तो समाज के टूट जाने की स्थिति आ जाती है, और उससे ज्यादा चूक हो जाए तो कई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। इस तरह के मामले गाहे बगाहे सामने आते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके गलतियां हो रही हैं और इस जाल में कोई ना कोई फंसता ही चला जा रहा है। ऐसे ही दो वाकयों पर आपसे चर्चा करता हूं। एक है फिरोजाबाद का और दूसरा कानपुर का। यूपी एटीएस ने दोनों मामले पकड़े हैं। फिरोजाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले रविंद्र कुमार को यूपी एटीएस ने पहले दबोचा था। अब कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले विकास को दबोचा गया है, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी न जाने कितनी ऐसी गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान के जासूस को सौंप दी, देश की सुरक्षा से गद्दारी कर दी और उसी थाली को छलनी कर दिया जिसमें उसका जीवन और परिवार पल रहा था। अब सवाल ये उठता है कि आगरा के रहने वाले रविंद्र कुमार या कानपुर के कुमार विकास ने देश के साथ गद्दारी क्यों की? जिस रविंद्र कुमार को अच्छे से पता था कि वो जिस फैक्ट्री में काम कर रहा है उसका सीधा संबंध देश की हिफाजत से है, और रविंद्र और विकास दोनों के पता था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कोई भी जानकारी बेहद संवेदनशील होती है, फिर भी उसने इसे साझा किया और उसके साथ जो कठोर कानूनी प्रक्रिया चलेगी उसे जीवन भर, बल्कि इन दोनों को जीवन भर उबरने नहीं देगी। पहले जरा पूरा मामला विस्तार समझिए। रविंद्र कुमार की बात करते हैं, चूंकि इसमें काफी जानकारी आ चुकी है। कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना जाने समझे किया गया आपका एक भी हाय हेलो आपको भारी मुसीबत में डाल सकता है। यूपी एटीएस के मुताबिक 2024 में फेसबुक के जरिए रविंद्र कुमार की दोस्ती नेहा शर्मा नाम की लड़की से होती है, जो पाकिस्तानी हैंडलर थी। फेसबुक में हुई हाय हेलो की गहरी दोस्ती कब बदल गई पता नहीं चला। व्हाट्सएप का नंबर एक्सचेंज हो गया। वक्त के साथ ये चैटिंग ऑडियो कॉल तक जा पहुंची। ऑडियो कॉल के दौर के बाद वीडियो कॉल पर भी मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो गया। यानी कि कुछ महीनों में रविंद्र कुमार पूरी तरह से पाकिस्तानी हैंडलर के हनी ट्रैप में फंस गया। ठीक यही नेहा शर्मा के नाम से बने हैंडल पर कुमार विकास जो कानपुर वाला था वो भी फंसा। वैसे नेहा शर्मा के नाम से जो रविंद्र से दोस्ती की थी उसे पता था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन के पद पर काम करता है और काफ़ी हद तक संवेदनशील जानकारियां मुहैया करा सकता है। हुआ भी ऐसा। रविंद्र कुमार ने इस फेक मोहब्बत के जाल में फंसकर कई ऐसे गोपनीय दस्तावेज उस लड़की को दे दिए जो भारत के लिहाज से खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो एफआईआर 13 मार्च 2025 को लिखी गई उसमें कई हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। जो पहले चौंकाने वाली बात है कि भले ही हनी ट्रैप वाला हैंडलर पाकिस्तान में बैठा हुआ है, लेकिन व्हाट्सएप के लिए भारतीय नंबर का इस्तेमाल हुआ। यानी कि वो इतने शातिर हैं कि शक भी नहीं होने देंगे कि झूठी मोहब्बत की जो कहानी गढ़ी गई है उसकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान में बैठकर लिखी जा रही है। हनी ट्रैप में फंसे व्यक्ति को यही लगता रहेगा कि बातचीत करने वाली लड़की भारत में कहीं है, उसके आस पड़ोस के राज्य या जिले में। हालांकि फिरोजाबाद वाले मामले में आरोपी के बयान से साफ साफ पता चल गया कि वह एक जासूस लड़की के संपर्क में है। बावजूद इसके उसने झूठी मोहब्बत और पैसों के लालच में देश की सुरक्षा से समझौता कर लिया। मामले की गंभीरता बढ़ती चली जा रही है। जांच और गिरफ्तारी का दायरा कानपुर तक पहुंच गया है और जानकारी मिली है कि कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तक इस साजिश के तार पहुंच गए थे। फिरोजाबाद से निकली ये कहानी ये भी साफ करती पाकिस्तान का जो हनी ट्रैप प्लान है उसके टारगेट पर वो तमाम संवेदनशील जगह और संस्थान हैं जहां से सीधे भारत का राष्ट्रीय हित जुड़ा हुआ है। साथ ही इस पूरी कहानी को देखने के बाद यह भी समझ में आता है कि उनके निशाने पर केवल बड़े और प्रभावशाली अधिकारी नहीं
बल्कि वो छोटे छोटे मुलाजिम भी हैं जो किसी भी तरह की छोटी बड़ी जानकारी मुहैया करा सकते हैं, महत्वपूर्ण जगहों की भौगोलिक जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। इस पूरे मामले में जो कॉल रिकॉर्ड सामने आए हैं उसमें यह साफ पता चलता है कि छोटी से छोटी जानकारी हासिल करने के लिए हनी ट्रैप का ये जाल हर स्तर पर बिछा देने की कवायद पाकिस्तान की तरफ से चल रही है। बीते दौर में कई बार इस तरह की बातें सामने आई जब सेना के जवान और अधिकारियों को इस तरह के जाल में फंसाने की कोशिश की गई। बॉर्डर पर हनी ट्रैप के जरिए पाकिस्तान ने छद्म युद्ध लड़ने की कोशिश की, लेकिन जब मामला फिरोजाबाद तक आकर खड़ा हो जाए तो समझा जा सकता है कि हालात कितने विकट हो गए हैं। समझा यह भी जा सकता है कि ऐसे हालात में उन लोगों के लिए कितना सतर्क रहने की जरूरत है जो ऐसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील संस्थानों में काम करते हैं। दरअसल सीधी लड़ाई में या आतंकवाद वाली लड़ाई में पाकिस्तान पूरी तरीके से मुखी खा रहा है, तो उसके बाद इन सब मामलों में उसने ज़्यादा खेल शुरू कर दिया। और इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आंख मूंद कर भरोसा जता देना और भेड़चाल घातक हो सकती है। इन प्लेटफॉर्म पर दोस्ती का दायरा बढ़ा देना उससे भी ज़्यादा घातक हो सकता है। और इन सब के साथ अगर किसी ऐसे संस्थान या पद पर हैं जो सुरक्षा से सीधा ताल्लुक़ रखता है, तब तो आपको और भी ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि किसी भी तरह के अनजाने कॉल या मैसेज अमूमन आर्थिक जालसाजी से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा पाकिस्तानी हनी ट्रैप वाले जाल के रूप में आपके सामने आ जाएगा, इसका फ़र्क इन्हें इग्नोर करके किया जा सकता है। जालसाजों से भरी इस दुनिया में फेसबुक या यकीन कम करें। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि यकीन करें ना करें पर सतर्क हर समय रहें। ऐसा नहीं किया तो सोशल मीडिया पर आया एक मैसेज या कॉल आपकी तबाही का सबब बन सकता है। तो बस मैं राजकिशोर आपसे लेता हूं इजाजत और आप लोग देखते रहिए बुलंद भारत टीवी, क्योंकि हम हैं ताकत।